बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका अपना सहयोगी पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ आपके साथ जो जुड़ाव करने जा रहे हैं, उस जुड़ाव के पहले ज़रूर याद रखिएगा, यह जोड़ने का जो सिलसिला हमारे आपके बीच होने जा रहा है वह है कौन? ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यह पहली बार ऑनलाइन क्लास लेकर आया है और यहाँ हम जो कार्य आपके साथ जुड़ रहा है वह यह है, जरूर याद रखिएगा, राजीव क्वेश्चन बैंक 2024। और इस 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और वह महत्वपूर्ण प्रश्न में बच्चों चैप्टर वाइज हम लोग एक दूसरे के साथ परिचर्चा करेंगे। और लेकिन इस परिचर्चा के पहले यह जरूर याद रखिए कि हम जो अगली परिचर्चा करें यह न छूटे, इसको ध्यान में रखते हुए आपका यह दायित्व भी है और मेरी यह अभिलाषा भी है कि हम लोग यह कार्य शुरू करने के पहले अपने चैनल, और हमारा चैनल क्या है याद है ना, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसके लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? ताकि आने वाले लेक्चर की जानकारी आपको बच्चों मिलती रहे, क्योंकि हमारी सोच आपके साथ पवित्र है, तो उसी पवित्रता का भाव अपने साथ मेरे साथ भी जोड़ दीजिए। और निश्चित है कि 2024 के प्रश्न आपको कहीं भी कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगे। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कदम लेकर के पुनः हम अनवरत अपने सामाजिक विषय पर रुख मोड़ते हैं। चलें, पहला प्रश्न हमारा, और यह भी ध्यान दीजिएगा, यह भारत और समकालीन विश्व से इतिहास की घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्लियर है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है? यहां भ्रमित मत होइएगा इस प्रश्न को लेकर के। पहला चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यंग इटली सोसाइटी यहां जो दिया जा रहा है, इस सोसाइटी की स्थापना 1830 के दशक में हो गई थी। और यह 1830 के दशक में जब यह संगठन आया, तो यह एक संगठन जो यंग इटली सोसाइटी है, यह एक गुप्त संगठन है। कैसा संगठन है? यंग इटली सोसाइटी यह कैसा संगठन है? यह मेरे प्रिय बच्चों, यह कैसा संगठन है? गुप्त संगठन है। और गुप्त संगठन के माध्यम से अपने विचारों को क्रियान्वित करने की योजना है मैजिनी को। किसकी है? मेस्सिन नाम भी आता है, वहां कंफ्यूज मत हो ना, मेस्सिनी। यहां दिया क्या विकल्प? मैजिनी को आता है। और इसी को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह विचार आगे तक बढ़ नहीं पाया, इसे दबा दिया गया। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लेकर के क्लियर हो गए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो बता देंगे ना कौन था? मैजिनी था। कौन था? मैजिनी था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क का था। किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क। नाम सुने होंगे, तो शुरू करें। अच्छा, ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया? थोड़ा सा जर्मन के संदर्भ में हम जाने। थोड़ा सा जर्मन में
मध्य वर्गों के बीच में, मध्य वर्गों के बीच में एक लोकतंत्र की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने के लिए, स्वतंत्रता की अभूत के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, एक निर्वाचित पार्लियामेंट, क्या निर्वाचित मध्यम वर्ग का बोलबाला, और मध्यम वर्गों ने एक निर्वाचित संसद का गठन करने का प्रयास किया। लेकिन इस निर्वाचित संसद के गठन की जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया, वह पूरी तरह से अगर देखा जाए तो स्थापित न हो सका, क्योंकि तानाशाही और सैन्य शासकों के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? सैन्य शासकों और तानाशाही राजाओं के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। संसद के निर्वाचन की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त होने के बाद अपनी कूटनीति से ऑस्ट्रिया को अकेला रखने के लिए विश्व के मंच पर ऑस्ट्रेलिया का और प्रसा के साथ सहयोग प्राप्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से विश्व के मंच से अलग थलग करते हुए एकीकरण की दिशा में किसने प्रयास किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में कहा जाए कि जर्मनी का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। यह दीर्घ उत्तरी में भी आप पढ़ेंगे, तो यहां जुड़े रहिए। निश्चित तौर से आपका इसकी व्याख्या को और भी लंबे स्तर पे, जब हम दीर्घ उत्तरी में कैसे लिखा जाएगा, जब हम उसका वर्णन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जोसेफ मेस्सिन द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जोसेफ मेस्सिन ने कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो जोसेफ मेस्सिन का गुप्त संगठन कौन था मित्रों? यहां ध्यान दीजिए, यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो कौन है? यंग इटली। जोसेफ मेस्सिन द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? यंग इटली। क्लियर हुआ? तो कौन सा संगठन था? यंग इटली। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पर देखें, और इसकी चर्चा अभी हो चुका है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ना है। जोसेफ मेस्सिन ने 2 स्थापित गुप्त संगठन बनाया, तो गुप्त संगठन पर हम चर्चा अभी कर चुके हैं। वह गुप्त संगठन कौन सा बनाया गया था? वह गुप्त संगठन था कौन सा? यही गुप्त संगठन था यंग इटली, और इसी में वह अपने विचारों को दे रहा है। क्या कर रहा है? अपने विचारों को दे रहा है, और यह विचार उसकी पूरी तरह से कब से चल रहे हैं? 1830 के दशक में, और बाद में इस विचार को नहीं चालू हो सका, इसे दबा दिया गया। तो जोसेफ मेस्सिन द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? यंग इटली। यंग इटली था, और यही यंग इटली को बाद में बाबर के द्वारा पुनः इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। अब कहेंगे बाबर कौन था? तो यहां याद रखिएगा कि यह प्रश्न भी आपका आगे जब जुड़ेगा प्रश्नों के सिलसिले में दीर्घ में, तो वहां आपको इसको आगे बढ़ाना होगा, जैसे कि आगे आपको बताया जाएगा। सिर्फ यहां यह जानिए, जोसेफ मेस्सिन द्वारा कौन सा गुप्त संगठन स्थापित किया गया? तो क्या बताओगे? यंग इटली। यंग इटली गुप्त संगठन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैज़िनी था। ये तो होगा जर्मनी के
एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यह किसकी थी? ऑटोमान बिस्मार्क की थी। जोसेफ मेस्नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो यह था यंग, कौन था? यंग इटली। कौन था? यंग इटली, यह गुप्त संगठन था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखा जाए। अगला प्रश्न है जोसेफ मेजनी का संबंध था, बार बार वही क्वेश्चन है, जोसेफ मेजनी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से है, जर्मनी के एकीकरण से है, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से है, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से है? बार बार यह प्रश्न लगातार 3 बार 3 जगह देखा गया कि जोसेफ मेजनी का संबंध किससे है? तो इटली के एकीकरण से है। किससे है? इटली के एकीकरण से है। और इसका सिर्फ याद रखिएगा इतना ही प्रयास था कि यह अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए, अपने विचारों को क्या करने के लिए? अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए, अपने विचारों को क्या करने के लिए? क्रियान्वित करने के लिए, इसके द्वारा अपने विचारों को क्या करने के लिए? क्रियान्वित करने के लिए इसके द्वारा गुप्त संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? इसके द्वारा गुप्त संगठन बनाया गया। लेकिन यह गुप्त संगठन 1831 से लेकर के 48 के बीच में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। फिर कह रहा है यहां के राजा और काबूर के द्वारा एक नई शुरुआत इटली के एकीकरण के लिए की जा रही है, और जिसके फलस्वरूप वहां के मुख्यमंत्री के सहयोग से इटली का एकीकरण किया जा रहा है। निश्चित तौर से यह प्रश्न आपके दीर्घ और लघु में भी दिखाई देगा, जहां लंबी विस्तृत एक तरफ से उसकी व्याख्या की जाएगी। अगला प्रश्न देखें, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि मित्रों कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हो रही है? 1815 में वियना की संधि हो रही है। और वियना की संधि में कौन कौन राष्ट्र थे, कैसे राष्ट्र थे, क्यों यह संधि करनी पड़ी, यह जब प्रश्न भी आपका पूछा गया है और पूछने की संभावना होगी तो देखिएगा दीर्घ और लघु उत्तरी में यह कैसे बढ़ेगा, कौन कौन से राष्ट्र इनके साथ जुड़ते हैं, किसके आधार पर इसमें क्या शर्तें थी, वह हम चर्चा करते हैं। तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। उदारवाद से तात्पर्य क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उदारवाद से तात्पर्य क्या है? उदारवाद को अगर देखा जाए तो उदारवाद का जनक ही माना जाता है जॉन लॉक को। किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। किसको माना जा रहा है? उदारवाद का क्या माना जाता है? जनक। उदारवाद के जनक थे जॉन लॉक। इंग्लैंड के कौन थे? जॉन लॉक। उदारवाद के जनक थे जॉन लॉक। अब उदारवाद है क्या? उदारवाद की नीति है कि 16वीं शताब्दी का यदि हम उदारवाद पर बात करें तो उस समय का उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती था। किसका था? व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती था। तो जान ला पूरा उदारवाद का मूल मंत्र क्या है? उदारवाद का मूल मंत्र क्या है? उदारवाद का मूल मंत्र है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मूल मंत्र क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता वह कैसे चाह रहा है, किस प्रकार की स्वतंत्रता? यहां सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वह यह चाहता है कि व्यक्ति के कार्यों में राज कम से कम हस्तक्षेप करे। किसके कार्यों में? व्यक्ति के कार्यों में राज कम से कम हस्तक्षेप
कहने का मतलब उसे वह कार्य किया जाए जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, उसे किसी भी प्रकार से रोका न जाए। अर्थात उदारवाद का किसको प्राथमिकता दे रहा है? स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता। और यह स्वतंत्र व्यक्तियों का हिमायती है। तो आते हैं प्रश्न पर। यहां हम देखते हैं कि उदारवाद से तात्पर्य क्या है। तो क्या उदारवाद निजी संपत्ति का अभाव? नहीं, उदारवाद संपत्ति को संपत्तिशाली व्यक्तियों की बात ही करता है। भी ध्यान देना, उदारवाद संपत्तिशाली व्यक्तियों की ही बात करता है। यहां जो प्रश्न दे रहा है निजी संपत्ति का अभाव, तो निश्चित तौर से गलत है। निजी संपत्ति का अभाव उदारवाद कतई नहीं कहता। अब यहां है कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी क्या उदारवाद की कॉन्सेप्ट? नहीं, राज्य का आर्थिक आधार पर कह रहा है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बल्कि उसे उन्मुक्त होकर के कार्य करने की छूट देने की बात कर रही है, पाबंदी लगाने की बात नहीं। तो मित्रों, दूसरा प्रश्न भी हमारा यहां क्या होने जा रहा है? गलत। आती है बात तीसरे विकल्प पर। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता, व्यक्ति को क्या? स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तो उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर हिमायती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? घोर हिमायती है। और जॉन लॉक से चलते हुए हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी इसी उदारवाद पर करता है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का जिक्र कर रहा है। तो यहां पर हमारा सबसे बेस्ट उत्तर जो होने जा रहा है वह कौन सा होगा? वह होगा आपका ग। कौन सा होगा? ग। इसके बाद के प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो 1871 में जर्मनी का जो प्रथम सम्राट हो रहा है वह किसे घोषित किया जा रहा है? वह है कैसर विलियम प्रथम। कौन है? कैसर विलियम प्रथम को प्रथम सम्राट के रूप में घोषित किया जा रहा है। जर्मनी के एकीकरण के ध्यान में रखते हुए अंत में एकीकरण के सिलसिले के बाद प्रथम सम्राट के रूप में जिसे घोषित किया गया हुआ है कैसर विलियम कौन थे? प्रथम। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस पर हम विचार करें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। जैसा कि अभी बताया गया, यह जो प्रश्न में हमारे चल रहे थे बच्चों, वह ऑब्जेक्टिव थे, 1 नंबर के थे। अब हमारा जो प्रश्न है वह किससे संबंधित है? वह देखिएगा, जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न जो बन रहा है वह अति लघुत्तरी नहीं बल्कि लघुत्तरी का प्रश्न है। 3 कैटेगरियों में आपके प्रश्न आते हैं। पहला अति लघु, लघु और दीर्घ के रूप में। तो यहां आपका अगला प्रश्न है जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो पहले तो यह ध्यान देना है कि जोसेफ मेजनी है कहां? जोसेफ मेजनी
जोसेफ मिजली के विचारों का प्रस्फुटन, विचार जो निकल रहे हैं, तो जोसेफ मिजली इटली के एकीकरण पर अपने विचार को देने के लिए अपने विचार को कार्यान्वित करने के लिए, देने के लिए का मतलब अपने विचार को देने के लिए इसके द्वारा, किसके द्वारा, जोसेफ मिजनी के द्वारा इटली में अपने विचारों को कार्यान्वित करने, अपने विचारों को लागू करने के लिए, किसके द्वारा, मिजनी के द्वारा अपने विचारों को लागू करने के लिए, अपने विचारों को लागू करने के लिए एक इसके द्वारा गुप्त संगठन बनाया गया। क्या सा संगठन बनाया गया? गुप्त संगठन बनाया गया। कब? यह याद रखिए 1830 के दशक में। कब? 1830 के, देख लें फिर से, 1830 के दशक में। और यह गुप्त संगठन लगभग 1831 से 48 के इर्द गिर्द में यह गुप्त संगठन कार्य करता रहा, लेकिन पूरी तरह से सफलता को प्राप्त नहीं किया। अर्थात यह संगठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वह कार्य पूरी तरह से करने में सफल नहीं हुआ, पूरी तरह से उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका इस संगठन के द्वारा। परिणाम स्वरूप वहीं के राजा, जिसका मुख्यमंत्री काबूर था, उसके द्वारा प्रयास करते हुए ऑस्ट्रिया को अलग थलग करते हुए एक संधि किया, और इस जो संधि कर रहा है उसके साथ जो संधि किया जा रहा है बाबर का, उस संधि के माध्यम से पहली बार इटली का एकीकरण किया जा रहा है। तो इटली के एकीकरण में जहां जोसेफ मिजनी का योगदान है, वहीं वहां के शासक के मुख्यमंत्री काबूर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसी के प्रयासों से इटली के एकीकरण का अंजाम दिया गया। किसके द्वारा? जोसेफ मेस्सिन और काबूल के द्वारा यह कार्य किया गया। तो कहने का मतलब, जोसेफ मेस्सिनी के विचारों पर प्रकाश, अगर यही क्वेश्चन आपको लघु से यहां अति लघु से दीर्घ में गया, लेकिन यही क्वेश्चन आपका दीर्घ से अगर कहा जाए अति लघु से लघु में गया और लघु से दीर्घ में जाएगा, तो पूरा इतिहास आपका इटली के एकीकरण में कैसे योगदान हुआ और किस प्रकार से अपने योगदान को किया गया, यह प्रश्न निश्चित तौर से इसी व्याख्या में आएगी। लेकिन जब हम इसका उत्तर आपको देंगे दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत, तो दीर्घ उत्तरी में हम लोग पुनः इस विषय पर विचार करेंगे। पहले हम एक को तैयार करें, अति लघु को, फिर लघु को तैयार करें, फिर इसकी व्याख्या हम दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत देखेंगे। तो निश्चित और क्लास समाप्त होने के पहले यह जरूर याद रखिएगा कि अपने फेवरेट चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन, जो अभी तत्कालिक रूप में आप लोगों के सहयोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है, इसमें आपका जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वह है राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो निश्चित आप अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसमें अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे आने वाले लेक्चरों में आपको जानकारी मिलती रहेगी, और ऐसा आप करते रहेंगे तो निश्चित है
कि आपकी परीक्षा के समय तक हम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे और परीक्षा की सफलता अपने आप दिखने लगेगी, और वही एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा शौक होता है, शुमार होता है। तो आज के क्लास सिर्फ इतना ही। क्लास को ओवर करते हैं।